मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ छोड़कर जाऊंगा कि पूरा घर संभाल नहीं पाएगा। इतना बड़ा होगा कि तुम लोग सोचोगे अब इसका करेंगे क्या। पापा जी, आप रोज सुबह यही बात क्यों शुरू कर देते हो? पहले घर में राशन देखो, फिर बड़ी बड़ी बातें क्या करो। हाँ जी, रोज रोज का यही ड्रामा है, कुछ बड़ा छोड़ने की बात और बाद में कुछ नहीं निकलता। दादाजी, पहले घर का हिसाब तो छोड़िए, बाद में बड़ी विरासत की बात कर लीजिए। माँ जी, मुझे तो लगता है दादाजी मजाक करते हैं, असल में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हर बार दिल में थोड़ी क्यूरियोसिटी तो आ ही जाती है। दादाजी का यही तो गेम है, सस्पेंस क्रिएट करके छोड़ देते हैं। कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा है, लेकिन पता नहीं क्या है और कहाँ है। तुम लोग अभी भी मजाक समझ रहे हो, समय आएगा तो खुद समझोगे। मैं कह रहा हूँ कुछ इतना बड़ा होगा कि तुम लोगों की आंखें चकाचौंध रह जाएगी। समय ही तो आता रहता है, आपकी बात नहीं आती बाबूजी। अभी समय महंगाई का चल रहा है, लेकिन देखिए पैसे की कितनी किल्लत है। दादाजी, आप हर बार ऐसा बोलते हैं जैसे किसी फिल्म का क्लाइमेक्स आने वाला हो। लेकिन मुझे पता है दादाजी कुछ अच्छा ही छोड़ेंगे हमारे लिए, देख लेना। क्लाइमेक्स आएगा भी और तुम सब देखोगे भी। अपने दादाजी पे विश्वास रखो। घर में हर दिन यही बात चलती रहती थी, लेकिन किसी को भी ये गंभीर नहीं लगता था, क्योंकि सबको पता था इस घर में कभी किसी भी बाप दादा के पास ना कोई जमीन थी, ना ही कहीं कोई ज्यादा पैसा रहा था। सबने बस रोटी खाने जितने ही पैसे कमाए थे, इसलिए दादाजी का कुछ बड़ा छोड़कर जाने का स्वांग बस बुढ़ापे की निशानी थी और कुछ नहीं। आज दादाजी कुछ बोले क्यों नहीं, सुबह से बहुत शान शान लगा पड़ा है। अच्छा है ना, रोज रोज की बातों से थोड़ी शांति तो मिली। मैं जाकर देखता हूँ। पापा, दादाजी अब नहीं बोलेंगे। घर में शोर नहीं था, बस एक खालीपन था, और दादाजी की वही पुरानी बात अब हवा में अटक गई थी। उनकी जिन बातों से कभी सबको चिढ़ लगती थी, वही अब कानों में गूंज रही थी, जैसे सबको उसकी लंबे समय से आदत रह गई हो। अब देखना है दादाजी ने क्या छोड़ा है। हमेशा कहते थे कुछ बड़ा छोड़ेंगे। हाँ जी, अब असली बात सामने आएगी कि वो बस बातें करते थे या कोई सच्चाई भी थी उसमें। पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक्साइटमेंट बनी हुई है मन में। दादाजी की अलमारी है, इसमें इन्होंने कुछ न कुछ तो रखा ही होगा। यही है शायद, ये उनकी खास पुराने जमाने की पेटी है जो वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। ये देखो, इसमें कुछ कागज है और ये छोटी सी लकड़ी की नाव भी पड़ी है। अब ये क्या है? इनमें कुछ कागज है और लिखा है कि दादाजी ने ये नाव खरीदी थी यहाँ लोनावाला में एक नदी के किनारे। कश्ती? वाह, खरीदी भी तो क्या, एक लकड़ी की कश्ती। अगर एक प्लॉट ही खरीद लेते। लोनावाला में प्लॉट लेना इतना आसान नहीं है पापा। जितने पैसे होंगे उनके पास, उनमें से एक कश्ती ही खरीद पाए होंगे। तभी कहते रहते थे कुछ बड़ा छोड़ूंगा, कुछ बड़ा छोड़ूंगा। और ये इस छोटी सी नाव का क्या राज है? ये छोटी सी नाव बड़ी कश्ती का छोटा रूप है। एक काम करते हैं, आज शाम को चलते हैं ये कागज लेकर, देखते हैं इस कश्ती को बेचकर हमें क्या मिलता है। आज तक आपके दादाजी ने गांव में जमीन खरीदी होगी, सोना खरीदा होगा या फिर कोई घर खरीदा होगा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि इन्होंने लकड़ी की कश्ती खरीद ली थी। अब देखते हैं आखिर इस कश्ती को बेचकर इस परिवार को कुछ फायदा मिल पाता है या नहीं। कश्ती है ये तो सच में, वो भी टूट फूट गई है। इसको बेचने से पहले बनवाना पड़ेगा। बस यही छोड़ा दादाजी ने। इतने बड़े बड़े सपने, और ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। दादाजी ने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। अब क्या करेंगे हम इसको तो बेचने से भी कुछ खास नहीं मिलने वाला हमें। कोई पैसा नहीं, कोई जमीन नहीं, बस ये लकड़ी की नाव। दादाजी ने जरूर कुछ सोच समझकर इसे हमारे लिए सोचा होगा, है ना पापा? अरे यारो बेटा, अब क्या हम चलाएंगे इसे, तुम बताओ। ना हमें कश्ती चलानी आती है, ना ही इसे कोई खरीदेगा। मुझे पहले ही पता था, बाबूजी बस कह रहे, लेकिन फिर भी न जाने के मन में एक उम्मीद रह गई थी। अब पहले सोचा था कुछ बड़ा होगा, लेकिन अब सोचना है कि इससे कैसे छुटकारा पाए। नाव की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। अगर बेचना भी होता तो इसके लिए पहले उसे बनवाना पड़ता, उसके बाद भी कोई प्रॉफिट नहीं बचता। कुछ दिनों के लिए कश्ती की बात सबने टाल दी, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका करना क्या है। ये सब चोंचले है बस। कोमल,
तुम इन सब पर ध्यान मत दो प्लीज। क्या हो गया देवर जी, क्यों गुस्सा कर रहे हैं कोमल पर? देखिए ना भाभी, मैं बस कह रही हूँ कि मेरी कुछ सहेलियां एरोप्लेन वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने गई है, तो हम भी चलते हैं, तो ये गुस्सा कर रहे हैं। अरे भाभी, आजकल बस ये सोच ले, 50 रुपए वाली पानी पूरी पुराने से खराब एरोप्लेन में खिलाते तो नया कुछ लगता है। लेकिन इसका भी अलग ही मजा होता है। हाँ तो फिर चलो, दादाजी की पुरानी कश्ती में घर का खाना टिफिन लेकर चलते हैं। वहां तो नदी का किनारा भी है और अनुभव मिलेगा समंदर में कश्ती में टेबल लगाकर बैठकर खाने का। हाँ, आप चाची से इसके बदले में पैसे भी ले सकते हो। वैसे तुम लोगों ने मजाक में एक अच्छा सही आइडिया दे दिया। अरे भैया, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे कश्ती के किनारे कौन आएगा खाने पीने, पानी पूरी और चाट? क्यों नहीं आएगा? वैसे भी आजकल लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं जो नदी के किनारे हो, पुराना एरोप्लेन हो, पुरानी कश्ती हो। देखा, मैंने कहा था ना, दादाजी ने कुछ ऐसे ही नहीं छोड़ा होगा। अगर ये सच में काम कर गया तो शायद हमारी किस्मत में कुछ तो अच्छा होगा। कहते हैं अगर किस्मत बदलनी है तो मेहनत के बारे में सोचो, बहानों के बारे में नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऊंचा उड़े तो आपको जमीन तो छोड़नी पड़ेगी। देसी परिवार ने अगले दिन खुद से कश्ती की मरम्मत करनी शुरू की। मरम्मत करते करते कुछ कुर्सियां और टेबल खरीद लाए। प्लान सिर्फ इतना था कि शाम को कश्ती में चाट और पानीपुरी बेचेंगे ताकि थोड़ा बहुत कमा सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी किस्मत शायद उन पर मेहरबान होने वाली थी। तुम्हें लगता है कोई आएगा? अगर कोई चीज शुरू की है तो पॉजिटिव रहो, सब ठीक रहेगा। मैंने हमारी इस कश्ती की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। अगर वायरल होगी ना तो लोग जरूर अनुभव करने आएंगे। हाँ, मैंने अपनी सहेलियों को और कुछ पड़ोसियों को भी कहा है, कम से कम शुरुआत तो हो। मेरा तो मन ही बैठा जा रहा है। माँ जी, हमने कुछ खास खर्चा तो किया है नहीं इस पर, बस कुर्सी और टेबल लगाई है, सफाई की है। अगर ये आइडिया भी नहीं चला तो हमारा कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है। वो देखो, कुछ लोग आ रहे हैं इसी तरफ। तैयार हो जाओ हमारे पहले ग्राहक के लिए। पहला ग्राहक आने के बाद कश्ती का माहौल बदल चुका था। जो लोग पहले इस कश्ती को कबाड़ समझते थे, अब वही लोग हर दिन उसे और बेहतर बनाने में लगे थे। समुद्र की हवा अब सिर्फ शोर नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद की तरह लग रही थी। कश्ती के अंदर अब साधारण लेकिन साफ सुथरी व्यवस्था थी। लकड़ी की दीवारों पर हल्की रोशनी लगाई गई थी, बैठने की जगह ठीक की गई थी और बाहर का हिस्सा ऐसा रखा गया था कि समुद्र का पूरा नजारा साफ दिखे। अब देखो, पहले तो ये बस लकड़ी का टुकड़ा लगती थी, अब तो सच में कुछ बनने लगा है। और क्या कहते हैं आजकल, एस्थेटिक। हाँ वही। लेकिन याद रखना, शुरुआत अच्छी हुई इसका मतलब ये नहीं कि हम और बेहतर ना करें। हाँ, लेकिन शुरुआत तो हो गई है और यही सबसे बड़ा कदम होता है पापा। हमें उम्मीद मिल गई है आगे का काम करने की। माँ जी, मुझे तो अब मजा आने लगा है। रोज कोई नया इंसान आता है, कुछ नया बोलता है हमारी इस कश्ती के बारे में, और हर बार लगता है जैसे हम कुछ अलग कर रहे हैं। मैं ये दादाजी की पेटी से निकली छोटी वाली कश्ती भी लाई हूँ, उनकी निशानी के तौर पर यहाँ रख देती हूँ। अब तो सोशल मीडिया पर भी लोग पूछने लगे हैं ये जगह कहाँ है। उन्हें भी ये कुछ अलग आइडिया लगने लगा है। मैंने तो फोटो भी डाल दी है और लोकेशन भी शेयर कर दी है। धीरे धीरे कश्ती अब सिर्फ परिवार का एक्सपेरिमेंट नहीं रही थी, वो एक छोटी सी पहचान बन रही थी। एक ऐसी जगह जहां लोग आकर रुकते थे, समुद्र देखते थे और एक अलग अनुभव लेकर जाते थे। कुछ दिनों बाद काम बढ़ने लगा। अब एक दो नहीं, कई लोग आने लगे थे। किसी को शांति चाहिए थी, किसी को नया अनुभव और किसी को बस समंदर के किनारे बैठना था। देखो, अब हमें इसे और संभाल कर चलाना होगा। अगर ये बढ़ गया तो जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। हमें लगा था थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, कुछ लोग आएंगे, लेकिन यहाँ तो अब हर दिन नए नए लोग आने लगे हैं। काम भी बहुत ज्यादा हो गया है, हम तीनों अब इसे अकेले नहीं संभाल पा रहे हैं, हमें मदद की जरूरत है। अरे लेकिन भीड़ बढ़ेगी तो मैनेजमेंट भी मुश्किल हो जाएगा। माँ जी, अब तो लगता है ये सच में बड़ा बन जाएगा, जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की थी। मुझे लगता है आप दोनों को अब नौकरी छोड़ देनी चाहिए और हमारे साथ यहीं पर जुड़ जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही सही लगता है। पहली बार लग रहा है कि दादाजी सच में कुछ बड़ा छोड़ कर गए, जो हमारी किस्मत को बदल रहा है। पहले मजाक उड़ा रहे थे कि कश्ती कोई छोड़ता है, लेकिन अब इस पर ही हमारा भविष्य टिका हुआ है। जो कश्ती कभी एक सवाल थी, अब धीरे धीरे एक जवाब बनती जा रही थी। लेकिन अभी भी हर कोई अंदर ही अंदर जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। राघव और आकाश ने उस कश्ती में कुछ कमरे भी बनवा दिए जो लोगों के रहने के लिए थे, लेकिन दोनों को डर था कि उनका ये प्लान पास होगा या फेल। तुमने सही किया या गलत, ये तो समय बताएगा।
लेकिन इतना जरूर है कि तुमने कोशिश की। लेकिन अगर हम कोशिश नहीं करते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ और पैसे होते तो हम शायद और भी बड़ा कुछ कर सकते थे, जैसे इसे क्रूज की तरह बनवा सकते थे। लेकिन अभी अभी काफी खर्चा किया है, 2-3 कमरे बनाए हैं, नए कुर्सी टेबल लिए हैं और मदद करने वाले लोग भी रखे हैं। कोई बात नहीं, अभी के लिए इस आइडिया को जाने देते हैं, अगले साल देख लेंगे। कश्ती का बिजनेस तो बढ़ रहा था, लेकिन अब नया आइडिया लगाने के लिए पैसों की दिक्कत होने लगी थी। ग्राहकों को ज्यादा जगह नहीं मिल पा रही थी। आधी भीड़ कभी कभी सीट्स ना मिलने की वजह से वापस चली जा रही थी। प्रॉफिट तो हो रहा था, लेकिन अब उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। पापा ये देखो, दादाजी की ये छोटी कश्ती कितनी सुंदर है, जैसे उन्होंने अपने हाथ से बनाई हो। तुमने सही कहा, बाबूजी लकड़ी का काम ही करते थे। घर में जितनी भी चीजें हैं उन्होंने अपने हाथों से ही बनाई है। हम जब छोटे थे तब उन्होंने सारे खिलौने हमारे वो भी अपने हाथों से ही तो बनाए थे। लोग पूछते रह जाते थे, कहाँ से लेकर आते हो इतने सुंदर खिलौने। हाँ देखो ना कितनी सुंदर है ये कश्ती, दादाजी ने बहुत बारीकी से बनाई है। बिल्कुल, ये देखो, इसमें छोटा सा खुफिया दरवाजा भी है। इस पर तो हमारी नजर ही नहीं गई कभी। इसे खोलो तो, कहीं इसमें बाबूजी ने कुछ चॉकलेट ना रखे हो। उन्हें बड़ी आदत थी हर खिलौने में चॉकलेट या कुछ मीठा रखने की। हाँ, मैं भी खोलती हूँ। संजना ने उस छोटी सी कश्ती में दरवाजे को खोला, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस दरवाजे को खोलने के बाद उन्हें कुछ ऐसा दिखेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसमें कोई मिठाई, कोई चॉकलेट कुछ नहीं था। थी तो एक छोटी सी डिब्बी जो किसी जादुई चिराग से कम नहीं थी। इसीलिए बाबूजी कहते थे मैं कुछ बड़ा छोड़कर जाऊंगा। हमने इस कश्ती को बड़ा समझा था, लेकिन ये डब्बी में तो उससे भी बड़ी चीज निकली। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे हाथों में ये असली हीरे हैं। बाबूजी इतने सालों से ये सब जमा कर रहे थे। उन्होंने तो हमारी हर मुश्किल ही हल कर दी। इन हीरो को बेचकर हम इस बिजनेस को और भी बड़ा बना सकते हैं और बाहर से हमें कोई कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा। इससे तो हम ऐसी एक और कश्ती खरीद कर दूसरा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, मेरे दादाजी कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करते। हाँ बेटा, सच कहा था। उन्होंने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। कहाँ हम राशन के बजट के लिए सोचा करते थे और कहाँ हम आज एक नए बिजनेस की शुरुआत के सपने बुन रहे हैं। दादाजी की सोच हमसे भी आगे थी। उन्होंने इस कश्ती को, आने वाले वक्त को और हमारी पैसों की जरूरत तीनों को नाप लिया था। और हम भी बेवकूफ थे जो उनकी बातों को कभी समझ ही नहीं पाए। दादाजी ने तो इस कश्ती को हमारा ससुराल ही बना दिया। ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद सदैव ही हमारे साथ है। तो फिर उनके आशीर्वाद के साथ ही काम को शुरू करते हैं। किसने सोचा था कि बड़ी कश्ती और छोटी कश्ती के बीच ये कनेक्शन होगा, कि छोटी कश्ती ससुराल की सारी परेशानियों को खत्म कर देगी। अगले कुछ महीनों में काम बढ़ता रहा। हीरो को बेचकर जो भी पैसे आए उनसे कश्ती को बिल्कुल ही नया रूप दिया गया। अब यहाँ रहने की सुविधा भी दी गई थी और साथ ही एक और कश्ती भी लेने की सोची जा रही थी। तुमने एक बात नोट की है कि इस कश्ती की लोकेशन कितनी परफेक्ट है। नदी का किनारा है, हवा बहुत अच्छी चलती है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, लोग यहाँ आकर शांति को महसूस करते हैं। सच कहूं तो दादाजी हमसे भी बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने भविष्य के लिए इतना कुछ सोच रखा था कि हम आज की पीढ़ी भी नहीं सोच पाते। दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी लकड़ी का काम किया, हाथ में छाले, मैले कपड़ों में जीवन व्यतीत किया, लेकिन हमारे लिए उन्होंने भविष्य का ढांचा तैयार कर दिया। मुझे आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी सेवा भी कुछ खास नहीं की, उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। हमें लगा कि वे बस अपने बुढ़ापे की वजह से ये सब कह रहे, लेकिन उन्होंने तो सच में अपना आशीर्वाद हमसे हटने नहीं दिया। बाबूजी बार बार कुछ बड़ा छोड़ने की बात करते थे। मुझे लगता है अब समझ में आ रहा है उनका मतलब क्या था। क्या पापा? पैसा नहीं, जमीन नहीं, सोच छोड़कर गए थे वो। और उसी रात पहली बार कश्ती सिर्फ एक बिजनेस नहीं रही, वो एक सोच बन गई थी। एक ऐसी सोच जिसने पूरे परिवार को बदल दिया था, उनकी फूटी हुई किस्मत को बदल दिया। जहां एक वक्त पर टूटी फूटी कश्ती को बेचने की बातें चल रही थी, आज वो करोड़ों की प्रॉपर्टी बन गई थी। अगर दादाजी आज होते तो देख लेते उनकी छोड़ी हुई कश्ती क्या बन गई है। शायद वो यही चाहते थे। उनकी भविष्य देखने की क्षमता कितनी रही होगी। और अगर हम नहीं समझते तो ये कभी शुरू ही नहीं होता। अब ये जगह सिर्फ हमारी नहीं रही, ये अब सबकी है। देखो, शुरुआत छोटी थी लेकिन सोच बड़ी है, और अब ये छोटी चीज बड़ी बन रही है।
और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सच में हमारे जीवन की सबसे बड़ी चीज बन जाएगी, जैसे बाबूजी कहते थे। समुद्र की लहरें उसी तरह चल रही थी, लेकिन अब किनारे की कश्ती बदल चुकी थी। जो कभी विरासत का सवाल थी, अब वही विरासत पहचान बन चुकी थी। और शायद यही था हरि नारायण त्रिपाठी की बड़ी चीज छोड़ने वाली बात का असली मतलब। कभी कभी हम बड़ों की बातों को इतना महत्व नहीं देते हैं। हमें लगता है कि उनकी उम्र के साथ उनका दिमाग भी कमजोर हो गया है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि उनका तजुर्बा हमसे कई गुना ज्यादा रहा होगा। इसलिए आप भी कश्ती में बिना सोचे समझे कभी सवार ना हो और उनके शब्दों को गंभीरता से ले। प्रिया और रोहन की नई नई शादी हुई थी। शादी के शुरुआती महीनों में, और वो भी अरेंज मैरिज में, लड़की अपने मायके में फोन कर हर छोटी बड़ी बात ना बताए, ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसा ही कुछ सुबह सुबह प्रिया के ससुराल में हो रहा था। और क्या करूं मम्मी, उठना ही पड़ता है। मामा ससुर के लड़के की शादी थी। अब रिश्ते में तो वो मेरा देवर लगा, तो सारी रस्में मुझे ही करनी थी, क्योंकि घर में सबसे बड़े तो रोहन है। मैं भी खुश थी कि चलो इसी बहाने घर से जरा बाहर निकलने का मौका तो मिलेगा। पर तुम विश्वास नहीं करोगी वहाँ क्या हुआ मेरे साथ। वो तो तेरी बोली से ही समझ आ रहा है, जरूर तेरी मामी सास ने कुछ कह दिया होगा। ये मामियां ना बेटा किसी की सगी नहीं होती हैं। अब तेरे मामा को ही देख ले, तेरी मामी उसे 2 रुपए भी खर्च करने नहीं देती हम बहनों पर। तो वो तो तेरे ससुराल के मामा मामी हैं। आह, तुम्हारी शादी को 28 साल हो गए मम्मी, तब भी तुम ये ब्रेक नहीं कर पाई। मम्मी, मामी की प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा मामी जी तो कह रही थी कि हम कुछ दिन वहीं रुक जाएं, नई दुल्हन से मिलने, उसे कंफर्टेबल कर दें। अब सबसे करीब रहने वाले रिलेटिव तो हम ही थे, बाकी तो दूर दूर से आए हुए थे। सो वो चले गए। समझ भी आता है, हम तो रुक सकते थे ना। रस्मों के चक्कर में रात को 2 बजे तक 1 प्लेट दही बल्ले तक नसीब नहीं हुए मुझे। ऊपर से रस्मों में जो जो लिफाफे मिले मुझे, वो मेरी सारी सास ने ले लिए। अरे ये क्या बात हुई, तेरी सास तेरे लिफाफे कैसे ले सकती है? ऐसे तो कल वो तेरे लॉकर में रखे हुए गहने भी ले लेगी। हो सकता है मम्मी, पर शादी में जाकर तो बड़ा नुकसान हो गया मेरा मम्मी। सभी बड़ों के पैर छू छू कर 500 के लिफाफे दिए मैंने, मम्मी जी के कहने पर। अच्छा मम्मी, मेरी सास आवाज दे रही है, मैं फोन रखती हूँ। प्रिया अपने कमरे में जैसे ही बाहर आती है, अपनी सास को लिफाफे के अंदर से पैसे निकालते हुए देख लेती है। ये सही मौका है, कम से कम 4500 तो मम्मी जी को मुझे देने बनते हैं कल के। मेरे तो पूरे 9000 लिफाफे देने में निकल गए हैं मेरे। मम्मी जी, आपने लिफाफे देखे अंदर कितने पैसे हैं? कहीं किसी ने 50 रुपए तो नहीं दे दिए? हमारी शादी में कितने लिफाफों में तो सिर्फ 151 रुपए या 51 रुपए निकाले थे, और एक में तो 11 रुपए भी। हाँ 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 हाँ, सही याद दिलाया प्रिया। मेरे हिसाब से तो वो 11 रुपए मेरे बॉस ने ही दिए होंगे। क्या बॉस ने दिए होंगे? हमारी तरफ का कोई भी आदमी ऐसा चिल्लर नहीं है। किसी ने 5100 दिए थे तो किसी ने 51,000। अब देखा जाए तो बहू, तुझे तो लिफाफा देना बनता भी नहीं था। जो रस्में बहन करती है वो भाभी को बनकर करवा लिया मेरे भतीजे ने। बड़ी बात है। नहीं जी, पूरे मिलाकर पता है कितने पैसे निकाले लिफाफों से? पूरे 2600। ये तो मेरी सोच से भी कम निकले मम्मी जी। कल आपके कहने पर तो मैंने सभी को 500 रुपए के लिफाफे दिए थे, पूरे 9000 तो मेरे ऐसे ही निकल गए। तेरे कहाँ से निकल गए? मेरे रोहन नहीं दिए होंगे, अपने मायके से लेकर थोड़े आई थी तू पैसे। और ये इतनी देर से कमरे में किससे बात कर रही थी? अब जल्दी जा, नाश्ता परोस। सबको मैं ही परोस देती नाश्ता, कोई बड़ा काम थोड़ी ना होता नाश्ता परोसना। पर वो रात को इतनी भागा दौड़ी हो गई कि पैरों में दर्द हो गया। प्रिया सभी को नाश्ता परोसती है और खुद ही वहीं खड़ी रहती है। अब ये खंबे जैसी खड़ी रहेगी क्या तू बहू? बैठ भी जा। नहीं मम्मी जी, वो किसी को कोई जरूरत पड़ी तो। हाँ तो सबके हाथ पैर है ना। वो वैसे भी लगभग सारा नाश्ता लाकर तुमने टेबल पर रख ही दिया है, अब खुद भी बैठकर खा लो। ये तेरे मायके में बहुएं सभी के खाने के बाद खाती होंगी, हमारे यहाँ ये सब नहीं है। हम कभी बहू बहू में फर्क नहीं करते हैं। बैठ जा। पिछले जन्म में लगता है मम्मी जी मेरे घर की बहू होगी, तभी तो हर वक्त मेरे मायके की बात उठा लेती है। नाश्ते के बाद सभी अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, और जैसे ही घड़ी में 2 बजते हैं, दरवाजे की घंटी बज जाती है। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। पहले दूध वाला, फिर काम वाली, फिर डिलीवरी वाला। ऐसे 2-2 मिनट में रूम से दरवाजे का चक्कर लगाऊंगी तो 100 साल में बुढ़ापा आता ही दिखेगा मुझे। प्रिया उठकर दरवाजे तक पहुंचती है कि कमरे से उसकी सास आवाज लगाती हुई कहती है, इतनी देर से दरवाजा नहीं खोला गया बहू तुझसे? तेरे मेके में दरवाजे पर खड़े अतिथि को इंतजार करवाया जाता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता। जाकर दरवाजा खोल। प्रिया दरवाजा खोलती है। नीति, ये तू है? अरे यार, क्या हो गया बहन, तेरी आंखें क्यों भीग गई? रुक जा, नहीं तो मैं भी रो पड़ूंगी।
प्रिया नीति को अपने कमरे में ले जाती है और अपनी सारी राम कथा सुनाती है। अब तू ही बता नीति, मैं क्या करूं? अगर कुछ अच्छा करती हूँ तो उसमें मेरी सास कहती है तेरे मैके में ऐसे काम होते होंगे, हमारे में तो लड़कियों को फ्रीडम दिया जाता है। अगर हाथ कस लेती हूँ तो कहती है कि ये कंजूसी तेरे मैके में होती होगी, हमारे यहाँ नहीं होती। हर वक्त ये लोग मेरे मैके की रट लगाए रहते हैं, मैं तो थक गई हूँ। तभी कोकिला कमरे में आती है। ये क्या बहू, सिर्फ पानी पकड़ा दिया तूने अपनी सहेली को? मेहमानों की खातिरदारी की जाती है या उन्हें सूखे मुंह बैठा कर रखा जाता है? तुम बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। शायद बहू के मायके में इसी तरह गेस्ट से पेश आया जाता होगा और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ये कहकर कोकिला कमरे से बाहर चली जाती है। देख लिया सामने, ये मेरी वो सास है जो किचन का कोई काम नहीं करती पर तेरे सामने कर रही है। तुझे छोड़कर मैं किचन में नाश्ता बनाने चली जाती तो कहती कि इस तरह से कौन मेहमान को अकेला छोड़ता है, तेरे मायके में होता होगा, ये हमारे यहाँ नहीं होता। अरे बस बस बहन, इतना समझाने की जरूरत नहीं है तुझे। तूने थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी दिखा दिया है, मैं समझ गई हूँ और इसे ठीक कैसे करना है ये भी जानती हूँ। तू मेरी बात सुन, जैसे तेरे ससुराल वाले हमेशा तेरे मायके की बात करते हैं ना, अब से तू उनके पहले ही अपने मायकों की चर्चा शुरू कर दे। जैसे कि कुछ खराब हुआ तो मेरे मायके में तो इस चीज़ को बड़ी इजीली हैंडल कर लिया जा सकता था, अगर कुछ अच्छा हुआ तो इससे और अच्छा हो जाता था मम्मी जी। मेरी मम्मी को तो ये हैंडल करने आता है, मेरी मम्मी को सब आता है। आस पड़ोस के सभी लोगों को भी लपेट डाल, बस अपने मायके की तरफ के लोगों को ऊपर रख, फिर देख कैसे तेरे ससुराल वाले लाइन पर आ जाते हैं। हैं? ये क्या बात हुई? तू तो ऐसे ही आफत में फंसा देगी मुझे। तू शायद भूल गई है, कॉलेज में तेरे 4-5 लफड़े कैसे चुटकियों में तू निपटा देती थी। जैसे मैंने कहा वैसा कर, मुझ पर विश्वास रख। तभी कोकिला किचन से मिक्सचर, बिस्किट और केक का एक स्लाइस लेकर कमरे में आती है। ये लो बेटा, इतनी देर से बोल रही हो, कुछ खा लो, चाय भी चढ़ा दिया है, बस मैंने 2 मिनट में बन जाएगी। इसे आप नाश्ता कहती है आंटी जी? आपको पता है, जब मैं प्रिया के घर जाती थी ना तो ममता आंटी मेरे लिए 56 भोग परोस देती थी। मतलब क्या खाऊं समझ ही नहीं आता था। मैं क्या, उनके घर पर अगर प्लम्बर भी आ जाए ना तो वो तुरंत कढ़ाई चढ़ाकर गर्मा गर्म पूरियां उतारने शुरू हो जाती थी। अभी तो वैसे गर्मी का मौसम है तो आम की शरबत से लेकर दही बल्ले तक, आहा क्या मेहमान नवाजी करती थी आंटी। कहना पड़ेगा प्रिया, जो तेरे मायके की आओ भगत की बात है ना वो यहाँ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम यहाँ पहली बार आई हो ना, अब हमें क्या पता तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। नहीं आंटी जी, वो बात नहीं है। वहां पर तो पड़ोसियों के साथ भी ऐसा अच्छा रिश्ता है आंटी का कि आप एक बार प्रिया के घर पहुंच जाओ, बस फिर आस पड़ोस वाले आपको कंपनी देने आ जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी और के घर हो। मुझे तो अपने घर से ज्यादा ना प्रिया का घर पसंद था, पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के साथ किसी के अच्छे रिश्ते ही नहीं है। अच्छा ठीक है प्रिया, मैं चलती हूँ। और नीति कुछ इस घर को खेल का आगाज कर वापस चली जाती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब सब घर एक जैसे थोड़ा ना होते हैं, मेरे मायके वालों की तो बात ही कुछ और है। खैर कोई बात नहीं, आप दिल छोटा मत कीजिए, ये नाश्ता मैं कर लेती हूँ। कोकिला अपने कमरे में चली जाती है कि तभी उसके फोन पर गोविंदा का फोन आता है। कहाँ थी कोकिला जी? आप 4 से 5 बार फोन मिला लिया मैंने, आप फोन ही नहीं उठा रही थी। वो तो अच्छा है कि बहू अपना फोन अपने हाथ में ही रखती है, उससे बात हुई तो पता चला कि आप घर पर ही हैं। हाँ ठीक है, पर बात क्या हुई है ये तो बताइए, हड़बड़ा क्यों रहे हैं आप? भूख लग गई है क्या? तो घर आकर खाना खा लीजिए। क्या ही भूख लगेगी, बार बार साले साहब का फोन आ रहा है, उनके घर में बड़ा कलेश हो गया है। 4 दिन हुए नहीं शादी को, बहू वापस से अपने मायके जाने की बात कर रही है। पर क्यों? अरे वो बहू के मुंह दिखाई में जो लिफाफे और गिफ्ट आए हैं उसमें सलज जी को पसंद आया, उन्होंने अपनी अलमारी में रख लिया। अब बहू को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई तो इसी बात पर कलेश मच गया। वो लोग हमारे घर ही आ रहे हैं। सुमित तो कह रहा है कि अब निकिता के साथ नहीं रहना चाहता। ये सुनते ही कोकिला के हाथ से फोन गिर जाता है और फोन की गिरने की आवाज सुनकर वो भागती हुई कमरे में आती है। ये तो होना ही था मम्मी जी, अगर यही शादी मेरे मायके में हुई होती ना तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। वहाँ पर सभी को नॉलेज है कि बहू को किस तरह रखा जाता है। पर क्या कह सकते हैं, वो तो यहाँ मैं हूँ जो मेरे हाथों के सारे लिफाफे आपने अपने पास रख लिए, पर मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे मायके के संस्कार बीच में आ गए थे। पर देखिए निकिता ने तो घर छोड़ने तक की बात कर दी ना। मतलब तेरे मायके वालों को पता है कैसे इस मैटर को सॉल्व किया जा सकता है? तो अभी क्या मैं चाइनीज में बोल रही थी मम्मी जी? खाने की प्रॉब्लम हो या बच्चा ना होने की, पति पत्नी के बीच की लड़ाई हो या सास बहू के बीच की, प्रॉपर्टी से लेकर पड़ोसियों तक के सारे कलेश को हल करना जानते हैं मेरे मायके वाले। फिर ये तो काफी छोटा मैटर है।
ठीक है, फिर तेरी मामी सास और मामा ससुर यहाँ पहुँचते ही होंगे। मैं रोहन को फ़ोन कर देती हूँ, वो तेरी माँ को यहाँ लेते आएगा। अगर उनसे ये मैटर सॉल्व होता है तो सॉल्व करवाने में ही भलाई है ना? वरना बहू, यहाँ अगर सभी बैठकर बातचीत करेंगे तो हल्ला होगा, आवाज़ बाहर जाएगी, फिर लोगों को लगेगा कि ये कलेश तेरे और रोहन के बीच हो रहा है। इज्जत पर बनाएगी बहू। हाँ, वो तो मेरे मायके वालों के संस्कार बड़े अच्छे हैं मम्मी जी। कोई और रहता ना तो बेटी के ससुराल पक्ष में हो रहे झंझट को निपटाने आकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। पर कोई बात नहीं, आपकी इज्जत की बात है और आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। मैं मम्मी को कह देती हूँ, वो आ जाएंगी। अब आप ही बताइए दीदी, इसमें कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने? अरे हर सास ही अपनी बहू के लिफाफे रख लेती है। अब आपने भी तो प्रिया के वक्त यही किया था ना। जो भी गिफ्ट आ रहे हैं वो बहू के लिए थोड़ी ना आ रहे हैं। हमने इतनी अच्छी रिसेप्शन पार्टी की, इसलिए गिफ्ट आए हैं हमारा मुंह देखकर। यही तो गलती कर दी भाभी जी आपने। किसी और के घर को देखकर वो फॉर्मूला अपने घर पर नहीं लगाया जाता। ऐसे रिश्ते नहीं चलते। अब अगर आपकी बहू को देखकर मेरी प्रिया भी जिद करने लगे कि मैं भी मायके जाऊंगी, वैसे तो फिर हर घर टूटता ही दिखेगा। देख लिया सुमित, तुमने इसमें गलती तुम्हारी माँ की थी और उससे भी ज्यादा तुम्हारी बुआ की। बेटा ऐसा नहीं कहते, तुम्हारी सास ने तो गलत किया ही है, पर तुमने जो किया उससे ज्यादा बुरा हो गया है। अगर तुम्हें अपने लिफाफे के पैसे चाहिए थे तो तुम्हें साफ साफ अपनी सास से कह देना चाहिए था। और भाभी जी, आप घूम फिर कर सब कुछ आपके बहू और बेटे का होने वाला ही है। अगर वो सामने से कुछ मांग रही है, वो भी इतनी छोटी चीज है, तो आपको भी दिल बड़ा करके दे देना चाहिए। फिर आपको दिखेगा कि कैसे निकिता भी अपना दिल बड़ा कर कर छोटी छोटी बातों को सह लेती है। और सुमित बेटा, तुम्हारी बीवी ने गुस्से में कह दिया होगा कि वो मायके चली जाएगी, तो तुम भी कह देते अकेले क्यों जाओगी, मैं भी साथ में जाऊंगा। पर तुमने तो शादी तोड़ने की बात कह दी। ऐसे तो हमने किया होता तो हमारी शादी तो टिकती ही नहीं। ममता के कहने पर निकिता के साथ सारे गिफ्ट्स और लिफाफे उसकी सास उसे वापस कर देती है, जिससे खुश होकर निकिता खुद अपनी सास को आधे लिफाफे लौटा देती है और हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्व। ये तो सच में अजूबा हो गया बहू, इतनी जल्दी ये मामला हल हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, दुकान कुछ दिन के लिए बंद करनी पड़ेगी। स्टाफ भी तो नहीं आ रहे हैं ना। मेरे मायके वालों के होते हुए किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पापा जी। हमारे यहाँ कभी मैंने कोई कलेश होता देखा ही नहीं। सभी इतने होशियार हैं कि समझदारी से मैटर सॉल्व कर लेते हैं। नीति का बताया हुआ आइडिया काम कर जाता है। अब प्रिया खुद ही हर बड़े छोटे मैटर में अपने मायके की तारीफ करती रहती है। दिमाग खराब करके रख दिया है इस बॉस ने मम्मी मेरा। मुझे अब इस कंपनी में काम नहीं करना, मैं सोच रहा हूँ जॉब स्विच कर लूँ। यहाँ गर्मी के कारण मेरी दुकान में कोई स्टाफ नहीं आ रहा, अकेले मुझसे ये दुकान नहीं संभल रही, कमाई बिल्कुल आधी हो गई है और वहाँ भी नौकरी छोड़ने की तू बात कर रहा है। ऐसे तो घर की हालत बिगड़ जाएगी, फ्लैट की ईएमआई भी तो भरनी है। तो घबराहट मत रख और जी आप भी टेंशन मत लीजिए। समदन जी है ना, प्रिया कहती है उसके मायके में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। क्यों प्रिया? हाँ, मेरे मायके में तो सभी के पास सॉल्यूशन होते ही हैं। मम्मी आप कहती है तो मैं मम्मी को फोन कर कर आपको दे देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, अपनी मम्मी को फोन कर दे, हम आ रहे हैं, हम सबका खाना वहीं बना लेंगी। समदन जी के यहाँ जा रहे हैं तो इतनी जल्दी वो हमें वापस आने देंगी नहीं। मैं अपनी लुंगी भी साथ रख लेता हूँ, रात को अगर वहीं सोना हो गया तो आरामदायक कपड़ों में तो सो ही जाऊंगा और जरूरत तो पड़ेगी ही। और रात के 8 बजे सभी प्रिया के मैके पहुंच जाते हैं। आज तो मैंने खाना दोपहर में ही बना लिया था, सोचा था रात को जल्दी सो जाऊंगी, पर तुझे तो अपने ससुराल वालों को यहाँ लाना था। अरे यार मम्मी मुझे मत बोलो, मैं कौन सा हाथ पकड़कर उन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अब सभी जिद कर रहे थे, पापा जी ने तो नाइट वेयर ब्रश वगैरह सब पैक कर लिया था। तो क्या कहती कि मम्मी मना कर रही हैं ताकि इस बात को पकड़कर वो लोग हर बार मुझे ताने मारते रहे। अब मुझे नहीं पता, आप जल्दी से खाना वाना बनाओ, फिर अपने समधी और दामाद जी की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सभी के लिए खाना बनाने के बाद ममता अपने पति को भेजकर सभी के लिए आइसक्रीम मंगाती है और फिर प्रॉब्लम की डिस्कशन शुरू करती है। इतनी गर्मी में स्टाफ मिलना तो मुश्किल है। मैं क्या कह रही थी दामाद जी, आप अपना जॉब छोड़कर दुकान पर क्यों नहीं चले जाते? अरे वाह मम्मी जी गजब। अगली सुबह ममता को फिर से सभी के लिए नाश्ते की तैयारी करनी पड़ती है। नहाना धोना और बाकी सारी अरेंजमेंट के बाद वो अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल वालों को विदा कर देती है। अगली सुबह ममता के घर की बेल बजती है। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। ममता जाकर दरवाजा खोलती है और क्या देखती है, उसकी समधन 2 औरतों के साथ दरवाजे पर खड़ी है। हद है, ये तो यहाँ बेटी को ब्याह कर ये तो लफड़े और बढ़ गए हैं मेरे। इतने लोगों से रिश्ता रखना होता तो क्या मैं अपने परिवार वालों से नहीं रख लेती? यहाँ आज पड़ोस वालों से मिलती नहीं हूँ ताकि खुद को वक्त दे सकूं, और ये प्रिया के ससुराल वाले हैं कि हर छोटी बात के लिए मुझे फोन मिला देते हैं। क्या हुआ समधन जी, दरवाजे पर ही खड़ा रखेंगी क्या हमें?
ये फूक मेरी पड़ोसन है, दोनों के बीच जमीन की लड़ाई हो गई है। अब आप ही इस मैटर को संभाल सकती है। प्रिया कहती है उसके मैके वाले हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ममता कोने में जाकर प्रिया को फोन लगाती है। अरे प्रिया, ये तो तेरे ससुराल वाले मेरे पीछे ही पड़ गए। कभी समधी जी फोन करते हैं, कभी दामाद जी, कभी पूरा परिवार एक साथ उठकर रात को मेरे घर पहुंच जाता है। और अभी तेरी दो पड़ोसन जो आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई है, उन्हें लेकर तेरी सास यहाँ आ गई है। ये सारा ड्रामा खत्म कर, नहीं तो मैं तेरी सास को सब कुछ साफ साफ बता दूंगी कि कैसे मैके के नाम के ताने से बचने के लिए तूने ये सब किया था। आती हूँ मैं वहाँ, रुको मम्मी। प्रिया वहां पहुंचती है और ये मैटर सभी के सामने खुल जाता है, जिस पर कोकिला जोर जोर से हंसने लग जाती है। मेरी सास यानी कि तेरी दादी सास को हर बात पर मैके वालों के नाम लेने की आदत थी, वही आदत मुझे लग गई। मैं तो तुझे बस बोलने के लिए हर बात पर तेरे मैके वालों का नाम लेती थी, पर तूने इस बात को इतना सीरियस ले लिया कि मेरे साथ ही खेल कर दिया। तेरे और नीति के बीच की बातें मैंने सुन ली थी, इसलिए तो हर छोटी बड़ी बात के लिए तेरी माँ को परेशान करने लगी मैं। तो अब फूट गया ना भांडा। आपको सब पता था मम्मी जी? और नहीं तो क्या, वो सुमित और निकिता की लड़ाई सब मेरे ही तो प्लान के साथ हुई थी। तो अब अपनी सास के ताने के साथ रहना सीख ले।